एक बार पुनः सभी बच्चों का स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5 और अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने चुंबक का सामान्य परिचय देखा कि चुंबक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ध्रुव प्रावल्य क्या है, प्रभावकारी लंबाई क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो इन पर हमारी बात हो चुकी है और अब हम आज बात करने वाले हैं चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के बारे में। तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण का बल लगता है। तो हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास में दो लंबे चुंबक हैं, क्योंकि चुंबक हमेशा द्विध्रुव में पाए जाते हैं। तो माने कि ये दो लंबे चुंबक हैं और इसके जो दूसरे सिरे हैं वो काफ़ी दूर हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव काफ़ी दूर है। दूर होने से क्या फ़ायदा है कि उसका प्रभाव इस पर नगण्य है, और वैसा ही ये दक्षिण ध्रुव है और इसका उत्तरी ध्रुव इतना दूर है कि उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। तो सीधा सीधा हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो ध्रुव हैं, एक n है और दूसरा s है। इन दोनों ध्रुवों का ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m1 और स्मॉल m2 से प्रकट करते हैं और इन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को हम स्मॉल d से प्रकट करते हैं। तो माना कि ns दो चुंबकीय ध्रुव हैं जिनके ध्रुव प्रावल्य m1 तथा m2 है। इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। तो चूंकि एक n है और दूसरा s है, तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा, यानी कि ये ध्रुव इसको आकर्षित करेगा और ये ध्रुव इसको आकर्षित करेगा। तो माना कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण का बल F है। दोनों एक दूसरे को F बल से आकर्षित करते हैं। तो इस F बल का मान कितना होगा, इसके लिए हम बात करते हैं। तो चुंबकत्व के लिए कूलॉम के नियम से यह कहा जा सकता है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F उनके ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि ध्रुव प्रावल्य यदि m1 और m2 है तो इनके मध्य लगने वाला बल F m1 और m2 के समानुपाती होगा। और दूसरा कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि इन दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, तो 1/d वर्ग पर निर्भर करेगा। इन दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो ध्रुव प्रावल्य के गुणनफल पर निर्भर करेगा और दूसरा बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करेगा। यदि हम इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास में एक समीकरण बनेगी F बराबर F समानुपाती m1 m2 बटे d वर्ग। इस समानुपाती निशान को हटाना चाहेंगे तो हम यहां पर F बराबर लिख देते हैं स्मॉल k m1 m2 बटे d वर्ग। अब ये स्मॉल k क्या है, इसको परिभाषित कर देते हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं SI पद्धति में और ध्रुवों के मध्य वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात के लिए तो यदि वायु या निर्वात के लिए बात हो रही है तो इस स्मॉल k का मान हो जाएगा μ0/4π। ये स्पेसिफिक है। वायु या निर्वात के लिए SI पद्धति में स्मॉल k की वैल्यू क्या होगी, μ0/4π। यानी कि F क्या लिखोगे आप, F बराबर μ0/4π m1 m2/d²। ये दो ध्रुव यदि वायु या निर्वात में रखे हुए हैं तो इनके मध्य इतना बल लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये μ0/4π कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमने कहा कि दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो m1 m2 पर करेगा, दूसरा d पर करेगा। परंतु एक बात यहाँ पर हमने छुपा ली आप लोगों से, वह यह है कि बीच के माध्यम पर भी निर्भर करेगा। इन दोनों ध्रुवों के मध्य कौन सा माध्यम है उस पर भी निर्भर करेगा। और माध्यम को परिभाषित करने के लिए हमने ये μ0 लिया। ये जो μ0 है ना, इसको बोलते हैं वायु
या निर्वात की चुंबकशीलता ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। इसका मान भी बता दूं मैं आपको, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर वर्ग। ये इसका मात्रक होता है। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की जगह हम 10⁻⁷ लिखते हैं। ठीक, तो ये म्यू जीरो की बात हो गई। तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इतना बल लगता है यदि वायु या निर्वात में हो, और एसआई पद्धति में हम बात कर रहे हैं तो ये होगा। और यदि सीजीएस पद्धति की हो तो बात, सीजीएस पद्धति में ये जो स्मॉल के है वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, सीधा सीधा। तो सीजीएस पद्धति में यदि हम बात कर रहे हैं तो एफ का मान डाइन में आ जाएगा और इसकी जगह पर हो जाएगा m1 m2 बटे डी स्क्वायर। तो ये सीजीएस पद्धति के अंदर हो गया। तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इतना बल लगता है। सामान्यतः 99% हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं और हमारी जानकारी के लिए कि सीजीएस पद्धति में इस के का मान 1 हो जाता है, मतलब म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू वायु या निर्वात के लिए सीजीएस पद्धति में 1 है। सीधी सीधी सी बात है। तो एफ का मान सीधे निकाल सकते हैं हम m1 m2 बटे डी स्क्वायर की मदद से। तो ये था दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक। अब आइए हम एक परिभाषा देना चाहेंगे कि ये जो ध्रुव प्रावल्य है, कितना ध्रुव प्रावल्य एक वेबर कहलाता है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि ध्रुव प्रावल्य जो है इसका मात्रक है वेबर। तो कितना ध्रुव प्रावल्य एक वेबर कहलाता है, हम उसको परिभाषित करते हैं। तो मुझे इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की बात कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एकांक ध्रुव प्रावल्य क्या होता है, कितना होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही व्यंजक निकाला है, F बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई m1 m2 बटे डी वर्ग। हम यहीं से परिभाषित करेंगे, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर 10⁻⁷ m1 m2 बटे डी वर्ग। अब यदि यहां देखिएगा परिभाषा यहां से बनेगी हमारी कि यदि m1 बराबर m2 बराबर m, मान लिया हमने कि दोनों ध्रुव कैसे हैं, बराबर ध्रुव सामर्थ्य के हैं। m1 का मान भी m के बराबर है और m2 का मान भी m के बराबर है। तो माना कि दोनों ध्रुव समान है और m है। ध्रुव प्रावल्य कितना है इसका, m है। माना कि m1 बराबर m2 बराबर m है। d जो है इन दोनों की मध्य की दूरी हमने 1 मीटर रख दी है, d का मान 1 मीटर रख दिया। अब यदि इनके मध्य लगने वाला बल 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर हो तो कंडीशन देख लीजिएगा कि दोनों ध्रुव कैसे हैं, समान हैं। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना है, 10⁻⁷ न्यूटन, सॉरी। अब यदि अपन इन सब बातों को इस सूत्र के अंदर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 10⁻⁷ बराबर 10⁻⁷ गुणित m वर्ग बटे 1 का वर्ग। ये काट दिया तो m वर्ग बराबर 1 और m बराबर +-1। +-1 का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि प्लस का मतलब उत्तरी ध्रुव और माइनस का मतलब दक्षिणी ध्रुव, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब m का संख्यात्मक मान कितना आ गया, 1। महत्वपूर्ण बात है संख्यात्मक मान। तो m का संख्यात्मक मान कितना आ गया, 1 आ गया। कब आया, जब ये शर्त पूरी हुई। तो हम यहां से एकांक ध्रुव प्रावल्य को परिभाषित कर सकते हैं कि दो समान ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, दो समान ध्रुव यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो ऐसे ध्रुवों को एकांक ध्रुव कहते हैं या इकाई ध्रुव कहते हैं, या फिर इसको हम एक वेबर ध्रुव प्रावल्य के नाम से जानते हैं। तो ये m बराबर +-1 जो आया ना है, ये किसको प्रकट कर रहा है, वेबर को प्रकट कर रहा है। क्योंकि एसआई पद्धति में हम बात कर रहे हैं तो एसआई पद्धति में m का मात्रक वेबर है। तो एक वेबर की परिभाषा ये हुई।
और वेबर जो होता है वो होता है एम्पियर यूनिट मीटर के बराबर। तो ये एकांक ध्रुव प्रावल्य की हमने बात की। अब आइए एक बात और कर लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर, वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि एक चुंबक के पास में यदि हम लोहा लेकर आएंगे, अगर लोहा बहुत दूर है तो उस पर कोई विशेष बल नहीं लगेगा। जैसे जैसे पास में लाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो उसे आकर्षित करने लगेगा। हम वापस वहां पर ले जाएंगे, आकर्षित करेगा, दूर ले जाएंगे तो अनुभव नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ आने के बाद में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह चुंबक उस पर बल लगा रहा है, यह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है कम है, इसकी परिभाषा कैसे दें? तो इसके लिए फिर हमें परिभाषित करना होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। तो माना कि एक चुंबकीय ध्रुव है, इसके चारों ओर इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो तीव्रता के लिए माना कि इस चुंबक का चुंबकीय ध्रुव प्रावल्य है स्मॉल m, ठीक। तो माना कि इस चुंबक का ध्रुव प्रावल्य है स्मॉल m और इसका ध्रुव प्रावल्य है से m डैश, और ये जो दूरी है वो स्मॉल d है। तो इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा? तो अभी हमने देखा है कि इनके मध्य लगने वाला बल F बराबर होगा μ0/4π m डैश बटे d वर्ग। इतना बल लगेगा। ये इस सूत्र से हम बात करें तो अगर ध्रुव प्रावल्य m और m डैश है तो m और m डैश आ जाएगा, ये इतना बल लगेगा। यदि m डैश बराबर 1 वेबर हो, क्या कहा हमने कि यदि ये वाला जो ध्रुव है ये एकांक ध्रुव हो, तो यदि 1 वेबर होगा तो ये जो F है ना, इस F को हम H से प्रकट करेंगे और ये H कुछ नहीं है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये FH बन जाएगा, यानी कि H बराबर हम लिखेंगे μ0/4π m बटे d वर्ग। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हुई। परिभाषा कैसे देंगे हम? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी एकांक उत्तरी ध्रुव पर, ध्यान दीजिएगा एकांक उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे हम यहाँ पर हमेशा। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः इसे कैपिटल H से प्रकट किया जाता है, और भी आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी डिटेल। तो H से प्रकट करते हैं और इसका जो सूत्र है वो क्या है, μ0/4π m/d। अब यदि आप इन दोनों की तुलना कर लो, इस सूत्र की और इस सूत्र की तुलना करो, तो क्या लिख सकते हैं हम? H बराबर F बटे m डैश। m डैश क्या है? ध्रुव प्रावल्य। अब यदि थोड़ी देर के लिए माना कि हमारे पास एकांक उत्तरी ध्रुव तो है ही नहीं, हमारे पास एक ऐसा उत्तरी ध्रुव है जिसका ध्रुव प्रावल्य m डैश है, तो क्या कहेंगे? तो अगर m डैश ध्रुव प्रावल्य है, ध्यान दीजिएगा m डैश ध्रुव प्रावल्य है, तो दोनों के मध्य लगने वाले बल और ध्रुव प्रावल्य के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। अब जहां तक मात्रक का सवाल है, मैं यहां लिख देता हूं SI पद्धति में इसका मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे व्यक्त करते हैं? टेस्ला से व्यक्त करते हैं। और CGS पद्धति में इसका मात्रक है गॉस से प्रकट करते हैं। इन दोनों के अंदर संबंध है 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। यह संबंध है इनके मध्य। ध्यान दीजिएगा मैंने इसके बाद में इस बोर्ड का ये वाला कोना यूज किया है, ठीक। तो यहीं तक अपनी बात को रखते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बात किया है कि एकांक ध्रुव प्रावल्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और इसके पहले मैंने जो बोर्ड साफ कर दिया है उसके ऊपर बताया था कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कितना बल लगता है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से उसके चारों ओर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। धन्यवाद।